नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप यूपीपीएससी 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि जोश आईएएस पीसीएस अपने ध्येय वाक्य प्रीलिम्स अब नहीं रुकेगा इस सीरीज में आपके साथ इस यूपीपीएससी पेपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस पेपर के सीरीज में इस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करने वाली है, जिसका उद्देश्य है कि आप आने वाले तमाम एग्जाम का अगर अध्ययन कर रहे हैं, खास तौर पे यूपीपीएससी से रिलेटेड, चाहे आरओ एआरओ का पेपर हो, एआरओ का पेपर हो या यूपीपीसीएस अपर का एग्जाम हो, इसमें आपको इसका खासा सहायता मिल सके। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को आप सिर्फ आंसर मैच करने के उद्देश्य से ना पढ़ें, आंसर करने के उद्देश्य से ना पढ़ें, बल्कि आप ये सीखें कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स मैंने उठाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कॉमन सेंस का यूज करके हम इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर अप्रोच डेवलप करेंगे कि कम जानकारी होने के बावजूद भी आप आगामी आने वाला पेपर्स को कैसे कॉमन सेंस की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एलिमिनेशन टेक्निक। जिस एलिमिनेशन टेक्निक का चर्चा पूरे देश में खास तौर पे यूपीएससी पेपर को लेकर रहता है, वही एलिमिनेशन टेक्निक का यूज आपको हम यूपीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट, यूपीएससी का जो ट्रिक्स है, इसमें आपको अप्लाई करते हुए करके दिखाएंगे। कुछ फार्मूला का यूज करेंगे। ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड का मतलब ये हुआ, यदि मान लिया जाए कुछ थीम पैटर्न होता है, कुछ कोर एरियाज होता है जहां से ऑप्शन एक सीक्वेंस में बनते हैं, उस मेथड को भी यूज करेंगे। साथ ही अंत में हम अपनी नॉलेज का भी यूज करेंगे। नॉलेज का बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं, बट एक कॉमन नॉलेज का यूज करते हुए इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं साथियों, सबसे पहले हम आपको ये पेपर दिखा देते हैं कि मेरे सामने यूपीपीएससी का जो है क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज सी है, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्रॉपर जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 14 मई 2023 को पेपर हुआ था। हम आपको इसी के पेपर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसका उपयोग हम अपने आगामी आने वाले परीक्षा में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ इंग्लिश में देख लेंगे, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में देखेंगे। मैं आपको एक मीडियम को फॉलो करके आगे बढ़ाता हूँ। केंद्रीय बजट। अब सबसे पहले आपके पास एक थीम कलेक्ट हो गया, जो करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। थीम थीम बेस्ड है आपके पास, नोट कर लेंगे। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि क्या ये प्रश्न आप सिर्फ आंसर करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आपको ये जानना है कि 2024 में सर एग्जाम जो होने वाला है, या 2025 में जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी का, इसमें मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सीख मिल सकता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि मुझे केंद्रीय बजट पढ़ के जाना है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, यदि आप इसे सिर्फ आंसर के तौर पे देखेंगे तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, हम आपको करंट का भी दिखाएंगे और स्टैटिक पार्ट, यानी करंट प्लस स्टैटिक पार्ट, तो दोनों को हम आपको अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाएंगे, इसकी कितनी भूमिका है आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। ये दरअसल करंट का क्वेश्चन है, और करंट के साथ ही कुछ स्टैटिक पार्ट रहता है। इसको करने से या न करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास निगेटिव मार्किंग है, यदि आप जानते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट लीजिए, नहीं जानते तो अटेम्प्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर प्रिंस हैरी होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कहता है, अब 3 को देखिए। 3 में क्या कहता है यहाँ पे कि संसाधनों के उपयोग, यानी रिसोर्सेज के उपयोग की बात हो रही है, और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। अब देखिए,
स्पष्ट करता है कि व्हाट वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। अब देखिए कॉम सिंपल बात है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो इस पढ़ने के दौरान आपको पता होगा कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का चर्चा आप प्रायः सुनते होंगे। तो दरअसल ये क्या है? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण, ये सतत विकास का एक कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को लेकर के आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हुआ कि डायरेक्टली हम जानते हैं, तो इसका आंसर हम लोग कर लिए कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हम एलिमिनेट कैसे करते हैं यदि मुझे नहीं पता था? खपत में कमी करना। अगर मान लिया जाए कि आप इसलिए संसाधन को उपयोग कर रहे हैं कि खपत में कमी कर किया जाए। नेक्स्ट देखिए, भविष्य में के संसाधन। तो भविष्य के संसाधन को हम क्या संतुलित करने की बात कर रहे हैं और अभी वर्तमान में उपयोगिता पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट बात है संसाधन संरक्षण। अ- अगर तीनों में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ज्यादा परफेक्ट क्या लग रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लग रहा है। साथियों, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपका ये उद्देश्य बनता है कि आप क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जो 17 गोल है एसडीजी का, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, ठीक है, एसडीजी का जो है, अब 17 गोल्स है, वो जरूर गोल्स को आप क्या करें, रिमेंबर कर ले, जिससे एक बार आपके मेंस में भी कार्य हो सकता है और प्रीलिम्स में भी कार्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो यहां पर दिया गया अभिकथन और कारण यानी असर्शन और रीजन दिया गया है। नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन यानी असर्शन और दूसरे को कारण यानी रीजन कहते हैं। पहला कहता है असर्शन में कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। निश्चित रूप से आप जब क्या कहते हैं पॉलिटी की कक्षा करते हैं, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद का ही भाग होता है। ठीक है, इस संसद के भाग में क्या क्या आता है? एक आप जानते हैं राष्ट्रपति आता है, दूसरे नंबर पे लोकसभा और तीसरे नंबर पे राज्यसभा आता है। ठीक है, और इस पर क्या आता है, राज्यसभा आता है। अब बात एक सही हो गया। नेक्स्ट कहता है डिवीजन में कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल, आप जानते हैं कि कोई भी कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है और उन पर साइन जरूरी होता है, तदनुपरांत एक कोई कानून बनता है, इसीलिए दोनों जरूरी होता है। ठीक है, इसी कारण से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, चलिए हम आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? साथियों, हम इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम अपने अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मेरा आगामी आने वाला एग्जाम मेरा सही होना चाहिए। 5 नंबर देखिए, कहता है मिलिंद पहो, राजा मिलिंद, यानी आपके पास एक मिलिंद पहो नाम का एक पुस्तक आ गया। राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच मध्य संवाद के रूप में हुआ। बौद्ध भिक्षु कौन था? आप जानते हैं दरअसल कि खासतौर पे राजा मिलिंद खासतौर पे जब विदेशी आक्रमण हुआ था, तो विदेशियों लोगों का जो आगमन हुआ था, उस विदेशी में हिंद यूनान जब शासक आया था, उसी हिंद यूनान में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु की बात आती है। इसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि एक राजा है नागसेन। क्या है कि बौद्ध भिक्षु क्या है, नागसेन है, जो जिसके बीच वार्तालाप हुई थी राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में। इसी इसी बातचीत के संवाद को जिस पुस्तक में पिरोया गया उसका नाम है मिलिंद पहो। अब हम बात आते हैं कि ये तो मेरा आंसर हो गया। अब मुझे इस ऑप्शन को के बारे में जानकारी लेनी है, नागा अर्जुन के बारे में। ये नागा अर्जुन दरअसल कौन है? ये नागा अर्जुन 150 एडी में इसका संबंध रखता है। साथ ही अब इसके बारे में, इसके सिद्धांत को जब बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसके सिद्धांत का क्या नाम है, शून्यवाद। क्या है नाम? शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद। साथ ही इसके बारे में और, क्योंकि ये कई बार आप जब अपने खासतौर पे प्रीवियस ईयर पेपर को जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है शून्यवाद। ठीक है, और ये किस बौद्ध, ये भिक्षु, ये भी बौद्ध भिक्षु है, किस शाखा से जुड़ा हुआ है? ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। किस शाखा से जुड़ा हुआ है? महायान शाखा से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब आपको डिटेल जानकारी लेना पड़ेगा महायान और हीनयान क्या होता है। इसके लिए आप अपनी स्टैटिक बुक जो रेफर किए होंगे उसमें जाकर के बौद्ध संप्रदाय की चीज़ों को पढ़ेंगे, आपको उसमें हीनयान और महायान की चर्चा मिलेगी विस्तृत रूप से।
साथ ही इसकी एक पुस्तक का नाम जो पूछा जाता है बराबर, इसका नाम क्या है? माध्यमिक कारिका। क्या नाम है? माध्यमिक कारिका नाम। ठीक है, माध्यमिक कारिका। तो इससे संबंधित क्या हो गया? नागार्जुन से रिलेटेड आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बनाने में सक्षम होंगे। अब आता है नागभट्ट। नागभट्ट जो है ये कौन है? ये नागभट्ट हर्षवर्धन राजा, जो पुष्यभूति वंश का जो राजा था, ये हर्षवर्धन के बाद का शासक था। क्या कौन था? पुष्यभूति वंश से इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, पुष्यभूति वंश से इसका संबंध है, पुष्यभूति वंश से जुड़ा हुआ। और राजा हर्षवर्धन, जो प्रतापी राजा हर्षवर्धन था, उसके बाद का ये शासक है। चलिए, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। इस 6 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपके साथ 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं। दरअसल साथियों, जोश आईएएस पीसीएस की टीम के द्वारा जो है यूपीपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू की गई है, जिसके अंतर्गत आपको फाउंडेशन से सिलेक्शन तक की प्रक्रिया में आपके पास मेन टारगेटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है सो मेंटोरशिप प्रोग्राम दी जाती है। इस साथ ही यदि आप आरओ और एआरओ का भी तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म भरा है, आप एग्जाम और देना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स के स्तर पे आपका बहुत सहयोग मिल जाएगा यूपीपीएससी, क्योंकि यूपीपीएससी के द्वारा ही एग्जाम आरओ एआरओ का भी करवाया जाता है। इसीलिए आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से आप इस नंबर पे 8999961339 पर व्हाट्सएप और कॉल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम को खास तौर पे अपने प्रीलिम्स को अपनी सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। साथियों, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे 8999 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही हम आपको और डिटेल्स से बेहतरीन रूप से बताएंगे कि क्या क्या इसमें सुविधा मिलता है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल्स अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर यूपीपीएससी मेंटोरशिप के प्ले लिस्ट में जाकर के आप तमाम फैसिलिटी को आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं। अब इसका जिसका फ़ी रखा गया है अमाउंट 85 जो पहले था, जो प्रीमियम बैच होगा मेरा 50 सीट्स ओनली है। इसमें वर्तमान में यदि आप लेना चाहते हैं फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए तो मात्र 4000 में आपको ये सुविधा मिल रही है। इसीलिए आप जल्दी आओ और जल्दी पाओ के आधार पे आप 4000 पेमेंट करके मेरे साथ मेंटोरशिप, इसकी वैलिडिटी आपके टील यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम जब तक होगा तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे और डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट दी जाएगी। साथ ही आपको एक अप्रोच डेवलप करवाया जाएगा कि कैसे एग्जाम में अधिक मार्क्स लाता है। साथ ही आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने क्लास पे। अब 6 नंबर क्लास क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ सत्य की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा गलत इसमें है। जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं और असत्य की पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से अपने प्रश्न को कर लेंगे। यहाँ कहता है, हम नीचे से चलते हैं, यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सिद्धि में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती नहीं फ्रेंड्स। ये क्या है? लघु के जगह क्या हो जाता है? ये बृहत हो जाता है। क्या हो जाता है? बृहत हो जाता है। ठीक है, यानी बृहत ज्वार बनता है, यानी दीर्घ बनता है। क्या बनता है? स्मॉल नहीं बल्कि लार्ज बनता है। ये आपका गलत हो गया। देखिए, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। सबसे पहली बात तो बेंगुला जो है प्रशांत महासागर की नहीं होकर के अटलांटिक ओशियन का है। कहाँ है? अटलांटिक। जैसे आप देखेंगे, अगर हम आपके विश्व स्तर पे और अगर इसका अफ्रीका का अगर कंटिनेंट बनाए तो आपको समझ में आएगा कि ये बेंगुला की धारा यहाँ पे बहती है। कहाँ बहती है? ये बेंगुला हो गया। ठीक है, ये बेंगुला हो गया और ये अगुलहास हो जाता है यहाँ। ठीक है, इसका नाम अगुलहास हो जाता है। तो ये आपका गलती हो गया, प्रशांत महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ गया, ये भी गलत हो गया आपका। दूसरी बात, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में जो दरअसल लिखा हुआ है कि 30 मिनट नहीं बल्कि 25 मिनट लिखा हुआ। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाता है? ये आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखिए तीनों के आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है सही, यानी महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। आप जानते ही हैं, अगर आप देखेंगे, अगर विश्व स्तर का मैप देखेंगे तो आपका जो मेनली बनता है ये आपका विषुवत हो गया, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाता है
कि खास तौर पे एक जो इस तरीके से बनते रहता है 30 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पर जो है इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे कर्क और मकर रेखा पर लवणता अधिकतम होता है। इसी कारण से आप सबसे जब विश्व स्तर पे देखेंगे तो कौन सा ऐसा लेक है जिसकी लवणता बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका कौन है, मृत लेक है, डेड लेक सी बोला जाता है इसको, जो आपको इसराइल के समीप है, वो उसी का सबसे ज़्यादा है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे अपने प्रश्न पे। आप 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से है। 7 नंबर क्या कहता है, अल नीनो। आप ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे हैं, अल नीनो। अल नीनो के संबंध में क्या बातचीत है। अल नीनो का जब क्वेश्चन आप देखते हैं, दरअसल उस दौरान आप देखिए एक एक विकल्प को पढ़िए और आराम से ट्रिक्स टेक्निक का भी मदद करके मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम दूसरा ऑप्शन आपको पढ़ के बताते हैं। कहता है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप ये सोच के देखिए, कॉमन ब्रेन लगाइए, कॉमन सेंस यूज कीजिए कि किसी भी पानी में, समुद्र तट में अगर मान लिया जाए 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा, तो समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा। स्वाभाविक सी बात है, घटेगा। यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी टेम्परेचर राइज करने से वहाँ जो समुद्री प्लैंकटन है, जो जीव है, वो घट जाता है, वो अपने आप को स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसीलिए आपका ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब एक गलत हो गया तो आपके पास तो एक चीज़ आ गया, बी ऑप्शन ऑलरेडी कट गया, ठीक है। अब दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, यानी सी भी कट गया आपका। अब बात आता है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल, आप अल नीनो की बात करेंगे तो आप जब देखेंगे विश्व स्तर पे, जब चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये अफ्रीका पार्ट हो गया, ठीक है। और ये यूरोप वाला पार्ट जो है इस तरीके से आपका आ जाता है, और यहाँ पे इन भारत का साथ बनते हुए चीज़ें बन जाता है। तो ये आप जब देखेंगे तो ये पेरू का तट, ये देश हुआ, क्यों, कौन सा देश है, ये पेरू का तट है। तो पेरू का तट यहाँ होता है, तो यहाँ क्या होता है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। अगर मान लिया जाए ये पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन का कौन सा ये एरिया हो जाएगा, ये ईस्ट एरिया हो जाएगा। यानी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धारा, यानी बिल्कुल गर्म धाराओं के प्रकट होना ही शामिल है अल नीनो में। इसी कारण से अल नीनो के कारण क्या हो जाता है भारत में, अल नीनो के कारण सुखार आ जाता है। क्या आ जाता है, सुखार आ जाता है भारत में। सुखार यहाँ पर देखेंगे तो भारत में सुखार आ जाता है, ड्राउट कंडीशन बन जाता है। चलते हैं आगे, हम आगे प्रश्न को देखिए। आप लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके, कि क्या आपसे प्रश्न बनता है ये, ठीक है। नहीं बनता है तो क्या कमी है, आपके कॉन्सेप्ट में कमी है या आपके ट्रिक्स टेक्निक में कमी है। और आपको यही अप्रोच के साथ अपना जो आगे वाला एग्जाम होगा, यानी 2024 का एग्जाम है, उसकी तैयारी आपको करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब बात आता है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब ये दरअसल जब मैं ये क्वेश्चन देखा तो ये डिट्टो क्वेश्चन विकीपीडिया से उठाया गया क्वेश्चन है, गूगल के विकीपीडिया से आपको क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तब कहता है कौन नहीं है। अब जानते हैं मातंगड़ी हजारा, मातंगड़ी हजारा को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है मातंगड़ी हजारा को, बूढ़ी गांधी। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ठीक है, बूढ़ी गांधी कहा जाता है। और ये खास तौर पे ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अब बात आता है कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ का भी संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से, ये भी खास करके गोली मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ बात आता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में तो जानते ही हैं, खासतौर पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। अरुणा खासकर रेडियो से संबंधित जो है इस चीज़ों को मैनेज करती थी। अब बात है शांति घोष, ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, शांति घोष। दरअसल शांति घोष का संबंध जो है ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। जब आप देखेंगे सूर्यसेन का नाम पढ़ेंगे, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित, तो चटगांव शस्त्रागार यानी सूर्यसेन से संबंधित भी उस समय बंगाल में इनका बहुत बड़ा उस समय वर्चस्व था। यानी क्या, बहुत मतलब कि देश के आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत अपनी लड़ाई को लड़ी, ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 का। अब
आपने तीन चारों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग कहाँ ये क्वेश्चन बनाने में कितना कंफर्ट महसूस कर रहा है। अब आता था माउंट न्यूमैन, क्या है क्वेश्चन, माउंट न्यूमैन। अब सबसे पहली बात, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले दोस्तों, आप माउंट न्यूमैन का नाम आते ही आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि दरअसल यह माउंट न्यूमैन है कहाँ। उसके बाद आप इस प्रश्न को बनाने में आसान महसूस करेंगे, इजी फील करेंगे। अब देखिए, ये माउंट न्यूमैन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही दिमाग में आपका एलिमिनेशन टेक्निक चलना शुरू हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस चीज़ की प्रसिद्धि है, यानी प्रचुरता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बता देता हूँ। अगर इसका जो आंसर लिया होगा ये लॉ एस्क होगा, क्या होगा? लॉ एस्क होगा, आयरन ओर होगा, इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मैं साथ ही और बताता हूँ, उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये अगेन आप देखिएगा, ये भंडारण के दृष्टिकोण से क्या है? भंडारण के दृष्टिकोण, ठीक है। और ये जो है बॉक्साइड, ये उत्पादन के दृष्टिकोण से है, यानी प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से है। ये रिसोर्सेस, ये जो है। अब देखिए, उत्पादन के दृष्टिकोण से बॉक्साइट हो गया, भंडारण के दृष्टिकोण से लौह एस्क हो गया। बट यहाँ पर इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लौह एस्क मार के चले, ठीक है। भंडारण की बात कर रही है और यहाँ बॉक्साइट हो गया। साथ ही इसके साथ ही लोहा भी है, सीसा भी है, इसके साथ ही मैं बताता हूँ सोना, सीसा, ठीक है, सीसा के लिए भी उत्पादन के दृष्टिकोण से ये प्रसिद्ध है। चलते हैं हम आगे। यही होता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं, तो सिर्फ इस मकसद से ना करें कि मेरा आंसर निकल आए, आप इस मकसद से करें कि मेरा आगामी आने वाला एग्जाम कैसे पढ़ें कि मेरा चीज़ें सही हो। कई बार आप देखेंगे कि ऑप्शन ही क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट टाइम। इसीलिए चलते हैं हम आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है? अब 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा की अनिवार्यता कौन बात करेगा? अब देखिए, इन चारों में कौन सा देश आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटा लग रहा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटा लग रहा है। अब जब देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ताइवान में चाहे ताइवान लग रहा है। और वहाँ पर सैनिक सुदृढ़ता के कारण ताइवान को लेकर के आपको पता होगा कि चाइना और ताइवान में कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, खासकर राष्ट्रता को लेकर के कि वो मेरा है तो वो मेरा है, ठीक है। इसीलिए ताइवान में ये लाया गया है कि वहाँ पर जो है इन चीज़ों को, मतलब जितने भी होंगे 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है सभी 2005 से जन्मे हुए पुरुषों के लिए, ठीक है। तो ये करंट बेसिस क्वेश्चन है, तो करंट के ही नज़रिए से देखें ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहता है कि नीचे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट, आप जानते ही हैं कि जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है खास तौर पे जो आर्टिकल्स, दो मैं आर्टिकल जिक्र कर रहा हूँ, आर्टिकल्स 32 और आर्टिकल्स 226 यानी 226। आर्टिकल 32 के माध्यम से आप अपनी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाते हैं। और 226 के माध्यम से यानी 226 के माध्यम से आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाते हैं कि देखो भाई साहब, मेरा जो है फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी कारण से रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, मौलिक अधिकार के हनन को रोकने के लिए रीट जारी की जाए। रीट कितने प्रकार का होता है? दरअसल ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब एक एक चीज पढ़ते हैं और आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, जो मैंने 5 का जिक्र किया उसका नाम लिखा हुआ है, जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो। यानी आप इससे संबंधित ये हुआ कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रीट जारी किया जाता है। यानी आपका काम रहेगा कि आप अभी तुरंत जाकर के जस्ट वीडियो समाप्त होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रीट से संबंधित तमाम बातें को अध्ययन कर लें कि आपका रिवीजन अभी ही हो जाए, आगे फिर से देखना ना पड़े। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकते, बिल्कुल सही है, आप जानते भी हैं, मैंने अभी बताया है। दूसरा कहता है संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को
अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। यदि पार्लियामेंट संसद चाहती है कि इस अधिकार को किसी अन्य न्यायालय को भी देना स्थानीय स्तर पे, तो जरूर दे सकती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को, तो आप क्या करेंगे, थीम आपके लिए ये कहता है कि आप सुप्रीम को उच्चतम न्यायालय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप जाकर के देखिए, साथ ही पार्लियामेंट यानी संसद का क्या क्या अधिकार है आप इस चीज़ को भी देखिए। संसद का अधिकार और उच्चतम न्यायालय, दो चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को मेंटोरशिप में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। मेंटोरशिप में जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट वाइज, ऑप्शनल वाइज, ऑप्शन वाइज, जितने भी आप इमेजिन कर रहे हैं उतना आप जब देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, यूपीपीएससी ROARO या यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं मेंटोरशिप चालू किया हूँ, उसमें सारी जानकारियाँ दी गई है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। अब देखिए ये इतिहास का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। पहले तो एक होता है कि 1857 की क्रांति में बरेली से संबंधित कौन था, तो पहला इसका आता है कि कौन नहीं था। अब देखिए कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं कि बिहार से संबंधित है इनका, ठीक है, बिहार से संबंधित है। अब नाना साहब का यहाँ बरेली है, ये कानपुर से संबंधित है। कहाँ से है, कानपुर से संबंधित है। और हजरत महल के बारे में भी आपको जानकारी है, ये लखनऊ से संबंधित है। बेगम हजरत महल की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ से संबंधित है। अब बात आता है दोस्तों कि अब कौन बच गया, एक ही व्यक्ति बच गया, खान बहादुर खान, तो हो गया बरेली आपका आंसर। यही चीज़ें अब जब जाएं अपने स्टैटिक पार्ट में, तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप संभव हो सके, कहाँ से शुरुआत हुआ था, इसकी अनौपचारिक शुरुआत कब से माना जाता है, औपचारिक शुरुआत कब से माना जाता है, इसमें सहयोग की भूमिका किसका था, इसको दबाने के लिए कहाँ कहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा किन किन अधिकारियों का उपयोग किया गया। और दूसरी बात है जो इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में कहाँ कहाँ से 1857 की क्रांति में कौन कौन लोग प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट करें। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये उत्तर प्रदेश से स्पेशल रिलेटेड, जब मैं उत्तर प्रदेश से स्पेशल करवाऊंगा तो उसमें और डिटेल्स तरीके से जानकारी आपको मैं लेके बताऊंगा सेंसस के बाद माध्यम से। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, बिल्कुल सही है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन नहीं, भूमि नहीं है, बिल्कुल सही है। साथ ही इसके जैसे 31 जिले हैं जिसमें वन क्या है, फॉरेस्ट प्लेस है। इसी कारण से दोनों क्या हो गया, इसका सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या कहता है, पॉप बेनेडिक्ट 16वें, यानी ये कह सकते हैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, बट इसको यूज कैसे करेंगे आगामी अपने एग्जाम के लिए, यानी 2024 यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि साथियों मैं प्रीलिम्स पे इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए आप यदि चाहते हैं अपने ऑफिसर बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपनी प्राथमिकता प्रीलिम्स पे करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं पास करेंगे तो आप मेंस कैसे लिखेंगे, और मेंस आप प्रीलिम्स आपके लिए सबसे बड़ा बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, जर्मनी के ये कहाँ के, जर्मनी के, बिल्कुल सही है। फिर कहता है ये 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे, बिल्कुल सही है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या था। पॉप बेनेडिक्ट 16वें का, ये तो है खैर क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, बट जानकारी के लिए अगर स्टैटिक में अगर चीज़ क्वेश्चन आएगा साइंस से रिलेटेड तो आपको जानकारी है। दरअसल इनको एक बीमारी हो गया था। ठीक है, इनको एक बीमारी हो गया था, जिस बीमारी का नाम क्या था, इंसोम्निया। क्या नाम था, इंसोम्निया। इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। क्या होता है, नींद ना आना, अनिद्रा जिसको कहते हैं। ठीक है, यह थकावट, अनिद्रा के कारण जो थकावट होता है इस कारण से इनको इनको क्या हुआ, निधन हो गया। आप देख लीजिए इसका दोनों आंसर सही है। आज के इस लेक्चर का यानी कि आराम आराम से हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ये क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो गया, मैं आज दे रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि आगामी आने वाला जो परीक्षा आपका हो गया
इस बार तो जो गया सो गया। अगर आप पास नहीं किए हैं तो आपको आगामी आने वाला जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। मैंने जो रिसर्च की है यूपीपीएससी के कुल मिला के अधिकांश 15 सालों के क्वेश्चन पे, उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आगामी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। गैर पारंपरिक, अब देखिए, अब आपके पास गैर पारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात, रिसोर्सेज की बात हो। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो क्या है, एक प्रकार का। जब नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा, दो प्रकार का होता है आप जानते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब वही हो जाता है जो परंपरागत रूप से आपके पास कोयला है, ये थर्मल है, ये सब है। अब आता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में क्यों ना आएगा, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें ये कॉमन सेंस से बनने वाला था। ठीक है, तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी आप आने वाले मेंटोरशिप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएस, पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं चालू कर रहा हूँ, किया हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के तमाम चीज़ें देख सकते हैं। यूपीएससी का भी मैंने कैसे यूज किया है वो भी मैं आप जाके देख सकते हैं। साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से यदि आप आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेरे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 वाले बैच ले सकते हैं। इस एक ही पैसे में आपका दोनों काम हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी लाभान्वित हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।